जल्दी से करा देता हूँ। अच्छा, हमारे पास ज़्यादा टॉपिक्स तो नहीं है, जस्ट एंजाइम पढ़ना है, उसका कैसे मैकेनिज्म होता है, कीलॉग मैकेनिज्म क्या होता है और उसका काइनेटिक्स क्या है, ये हम लोग को मेजरली देखना है। काइनेटिक्स में एक बड़ी सी डेरिवेशन है जो डेफिनेटली एग्जाम में आती है। सिंपल सी डेरिवेशन है, उसको करना है, एग्जाम में डायरेक्टली डेरिवेशन पूछी जाएगी, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। ओके, सो एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स आर बेसिकली प्रोटीन। और प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन आर अ लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड्स। ये जो एंजाइम होते हैं ये बायोकेटलिस्ट होते हैं, मतलब ये ऐसी रिएक्शंस जो बायोलॉजिकल वर्ल्ड में जो रिएक्शंस होती हैं उनको कैटेलाइज करते हैं। ठीक है, तो बायोकेमिकल कैटलिस्ट या बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं ये। और इनकी बहुत सारी स्पेशलिटी है। बहुत कम अमाउंट में एक छोटा सा ही एंजाइम, एक सिंगल एंजाइम करोड़ों रिएक्शंस कर सकता है। ठीक है, तो इनकी बहुत ही हाई एफिशिएंसी होती है। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग पढ़े थे एक पहली चीज, इसका पहला पॉइंट क्या था? मोस्ट हाईली एफिशिएंट। सिर्फ एक सिंगल मॉलिक्यूल मिलियन ऑफ मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर सकता है 1 मिनट में। हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये इतने ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं कि अगर फंक्शन ग्रुप में थोड़ी सी भी इंटरचेंज आ जाए, अगर एक एक्स्ट्रा मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, जैसे एक बेंजीन है उसके साथ रिएक्शन कर रहा है लेकिन वो टॉल्यूइन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, तो एनी स्मॉल डिफरेंस, छोटा सा भी डिफरेंस क्या कर सकता है, उसकी एक्टिविटी को खत्म कर सकता है। एंजाइम रिएक्ट करेगा ही नहीं। तो दे आर वेरी सिलेक्टिव। ठीक है, तो मतलब अगर दो चीज़ें एक जैसी सी दिख रही हैं उसमें से भी वो डिस्टिंग्विश कर सकता है कि कौन सी ओरिजिनल है और कौन सी ओरिजिनल नहीं है, किसके साथ उसको रिएक्ट करना है और किसके साथ उसको रिएक्ट नहीं करना। तो छोटी छोटी बारीकियाँ देख के भी सबस्ट्रेट के साथ वो रिएक्ट कर सकता है। हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम टेम्परेचर। ठीक है, तो एंजाइम को काम करने के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है। अगर टेम्परेचर की वैल्यू कम है या टेम्परेचर थोड़ा सा भी ज़्यादा है तो उसकी एक्टिविटी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। तो उसकी एक्टिविटी अगर मैं कंसिडर करूँ तो एक्टिविटी का कुछ ग्राफ ऐसे होगा जिसमें यहाँ पे जो हाईएस्ट एक्टिविटी है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर पे होगी। ठीक है, तो एक ऐसा टेम्परेचर है, कोई टेम्परेचर टी है 25 डिग्री या 80 डिग्री, कोई सा भी टेम्परेचर हो सकता है, उस पर उसकी जो एक्टिविटी है वो मैक्सिमम होगी, बहुत अच्छे से रिएक्ट करेगा। लेकिन टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा कम कर दिया या बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया तो उसकी एक्टिविटी ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग एंजाइम इज, एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, और प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो टेम्परेचर डिपेंड होता है। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं ये जो प्रोटीन्स हैं। टेम्परेचर डिपेंडेंट क्या होते हैं? इनके पास जो प्रोटीन होता है उनके पास प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है। टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज करने पे ना ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, कभी टर्शियरी खराब हो जाएगा, कभी क्वाटरनरी खराब हो जाएगा, तो ऐसे इनके स्ट्रक्चर्स खराब हो जाएंगे। अगर स्ट्रक्चर खराब हो गया तो ये एंजाइम सिर्फ प्रोटीन रह जाएगा और वो एंजाइम की तरह काम नहीं कर पाएगा। तो टेम्परेचर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और अगर टेम्परेचर ज़्यादा कर दिया तो वो प्रोटीन बर्बाद, जो एंजाइम है वो एकदम इसका स्ट्रक्चर खत्म हो गया और वो खराब हो जाता है। फॉर एग्जांपल जब एग लेते हो तो एग को अगर बॉईल करते हो तो वो जो प्रोटीन होता है वो कॉगुलेट हो जाता है। सिमिलरली एंजाइम को टेम्परेचर अगर हम लोग इंक्रीज कर देंगे तो एंजाइम है प्रोटीन, प्रोटीन कॉगुलेट हो जाएगा, उसका स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा। स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा तो फिर बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। ठीक है, तो एक रेंज होती है जहाँ पे जो एंजाइम्स हैं काम कर सकते हैं। जितने भी एंजाइम्स हमारी बॉडी के अंदर होंगे वो 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास काम बहुत अच्छे से करेंगे। लेकिन अगर टेम्परेचर तुम थोड़ा भी ज़्यादा करते हो और थोड़ा भी कम करते हो तो इनकी एफिशिएंसी थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है, ऐसे भी बैक्टीरियाज हैं जो बहुत ही गर्मी में मिलते हैं। ठीक है, जैसे अर्थ के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो जो गर्म स्ट्रीम्स होती हैं जहाँ से गर्म पानी निकलता है, काफ़ी सारी जगह होती है वहाँ पे भी बैक्टीरिया रहते हैं। तो उनके जो बैक्टीरिया होते हैं वो उस टेम्परेचर में अडेप्ट होते हैं कि वो वहाँ पे काम कर सकते हैं। तो उनके बैक्टीरिया के अंदर जितने भी एंजाइम्स हैं वो उस टेम्परेचर पे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन कि जो पर्सन है या डिपेंडिंग अपॉन जो क्रिएचर जो है, ऑर्गेनिज्म है या प्लांट्स है, वो कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, कौन सी कंडीशन में एग्जिस्ट करते हैं, उसी तरीके से उनके प्रोटीन्स और एंजाइम्स बने हुए हैं। ठीक है, प्रोटीन और एंजाइम के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर उनके लिए अलग अलग होगा। ये हमारी बॉडी के लिए ये रूम टेम्परेचर और 37 डिग्री सेल्सियस इज द बेस्ट टेम्परेचर जहाँ पे एंजाइम्स काम कर सकते हैं। मूविंग अहेड,
इनको एक ऑप्टिमम पीएच भी चाहिए होता है। अब पीएच भी क्या होता है, स्ट्रक्चर रिलेटेड होता है। पीएच अगर चेंज हो गया तो एंजाइम का स्ट्रक्चर या प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, और अगर स्ट्रक्चर चेंज हुआ तो उसकी एक्टिव साइट चेंज हो जाएगी। एक्टिव साइट नहीं समझ में आएगी कहाँ पे है, और वो प्रॉपर्ली रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो पीएच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पीएच है, जैसे पेप्सिन हमारी स्टमक के अंदर होता है, वो रिएक्शन करता है, और हमारी स्टमक के अंदर जो मीडियम है वो एसिडिक है, और अगर उसको बेसिक कर दिया जाए तो वो जो पेप्सिन है वो प्रोटीन की प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस नहीं करेगा। सो पीएच इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अ, जो एंजाइम एसिडिक कंडीशन में काम करता है उसे एसिड ही चाहिए, और जो एंजाइम बेसिक कंडीशन में काम करता है, जो इंटेस्टाइन में काम करता है, जो बाइल जूस के साथ काम करता है, उसको वो बेसिक कंडीशंस ही चाहिए, तभी वो काम करेगा। सो हर टेम्परेचर, हर प्रेशर, सॉरी, हर पीएच पे एक ऑप्टिमम एंजाइम है, सॉरी, हर एंजाइम के लिए एक ऑप्टिमम पीएच है जहाँ पे वो अच्छे से काम कर सकता है। अगर पीएच कम ज़्यादा होगा तो वो प्रोटोनेट हो सकता है, क्योंकि ये जो एंजाइम्स हैं ये किससे बने, प्रोटीन से बने। प्रोटीन के स्ट्रक्चर में तुम्हें मॉलिक्यूल्स दिखेंगे, इन मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होगा, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स होंगे। तो फंक्शनल ग्रुप अगर एसिडिक कंडीशन ज़्यादा है तो वो प्रोटोनेट हो जाएंगे, उनका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। तो पीएच एंड टेम्परेचर आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो टेम्परेचर, जो स्ट्रक्चर को रेगुलेट करता है। ठीक है, सो पीएच एंड टेम्परेचर both regulate structure of a protein। और प्रोटीन का अगर स्ट्रक्चर है तो एंजाइम भी प्रोटीन ही है, तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर की वजह से ही उनका एंजाइम का स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है पीएच और टेम्परेचर कम ज़्यादा करने पर। ठीक है, द नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग एक्टिविटी इन प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटर्स एंड कोएंजाइम्स। तो होता क्या है कि जो एंजाइम्स हैं ये काम करते हैं, लेकिन इनके साथ, अगर उनके साथ अलग से कुछ और मॉलिक्यूल्स हों, उनको हम लोग बोलते हैं एक्टिवेटर एंड कोएंजाइम्स। एक्टिवेटर क्या होता है, एक्टिवेटर एंजाइम की जो एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज कर देते हैं। सिमिलर इज द एग्जांपल ऑफ कोएंजाइम। एंजाइम के साथ में जो दूसरा एंजाइम है, छोटा एंजाइम है, उसको हम लोग कोएंजाइम करेंगे, जो उसके साथ काम कर रहा है। तो दो एंजाइम मिलकर रिएक्शन को क्या करेंगे, और भी ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्टिवेटर्स और कोएंजाइम दोनों का काम क्या है, प्रमोटर की तरह। जैसे हम लोगों ने कैटलिस्ट बोला था, कैटलिस्ट रिएक्शन करता है, तो प्रमोटर क्या करता है, कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को और इंक्रीज कर देगा। सिमिलरली क्या है, कोएंजाइम्स होते हैं जो एंजाइम की एफिशिएंसी को, या एक्टिवेटर्स होते हैं जो एंजाइम की एफिशिएंसी को और ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिवेटर एंड कोएंजाइम्स? तो कोएंजाइम्स जो होते हैं ये होते हैं वाइटामिन्स, नॉन प्रोटीन, नॉन प्रोटीन वाइटामिन्स। सो एक्टिवेटर्स क्या होंगे, एक एंजाइम है और एक छोटा सा दूसरा कोई छोटा सी प्रोटीन चेन आ गई, वो उसकी रिएक्शन कराने में हेल्प कर रही है, तो उसको एक्टिवेटर बोलेंगे। कोएंजाइम क्या होता है, नॉन प्रोटीनियस सब्सटेंस होगा, वो प्रोटीन नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे वाइटामिन हो गया, वाइटामिन बी हो गया, वाइटामिन सी हो गया, वाइटामिन डी हो गया, या बी का कोई भी कॉम्प्लेक्स हो गया। तो जब ये रिएक्शंस होती है, हमारी बॉडी में डाइजेशन हो रहा है या कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन हो रही है, तो वहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स वगैरह भी चाहिए होते हैं। ठीक है, मिनरल्स को हम लोग एक्टिवेटर्स बोल देते हैं, और कोएंजाइम्स चाहिए होते हैं। कोएंजाइम्स छोटे छोटे नॉन प्रोटीनियस मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे वाइटामिन वगैरह। ये सब क्या करते हैं, एंजाइम की एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं, उनको रिएक्शन कराने में हेल्प करते हैं। सो क्या होता है कि कभी कभी वाइटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है, वाइटामिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो जो एंजाइम है वो प्रॉपर्ली काम नहीं करेंगे। एंजाइम काम नहीं करेंगे तो बॉडी क्या करेगी, डिसफंक्शन करेगी, प्रॉपर्ली रिएक्शंस करेगी नहीं, जिसकी वजह से जो भी चीज़ें हैं, जो भी बीमारियां हैं वो दिखती हैं। सो यही याद रखना है कि एक्टिवेटर और कोएंजाइम, पहली चीज़, दोनों एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। कोएंजाइम्स क्या है कि एंजाइम के साथ में यूज होने वाला कोई एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड जो कि प्रोटीन नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये क्या करता है, एक्टिविटी को एनहांस कर देता है कंसिडरेबली। एग्जाम्पल, नॉन प्रोटीन वाइटामिन। ठीक है, नॉन प्रोटीन वाइटामिन क्या क्यों लिखे हुए हैं कि जो वाइटामिन जिनका स्ट्रक्चर प्रोटीन जैसा नहीं होना चाहिए। एक्टिवेटर्स क्या होंगे, जनरली मेटल आयंस होते हैं, जैसे मैग्नीशियम होता है, जिंक होता है। तो एंजाइम्स के जो एक्टिव साइट होती है ना, उस पे ये मेटल्स बैठे होते हैं, और ये मेटल क्या करते हैं, बेसिकली रिएक्शन कराते हैं। सो जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल, कार्बोक्सीपेप्टिडेज एक एंजाइम है, उसके जो एक्टिव साइट होती है जहाँ पे रिएक्शन होती है वहाँ पे जिंक प्रेजेंट होता है। तो ऐसे तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन से एंजाइम में कौन सा
मेटल आयन है, ये सब हम लोग इनऑर्गेनिक में, जब हम लोग बायो इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे वहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है कि ये एंजाइम है और यहाँ पे हमें बताना है कि इसकी जो एक्टिव साइट है उस पर कौन सा मेटल आयन है जो रिएक्शन करवा रहा है. सो मेटल्स लाइक सोडियम, मैग्नीज, कोबाल्ट, कॉपर, ये सारे बहुत सारे एलिमेंट मेटल आयंस हैं जो रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं. और ये मेटल क्या करते हैं, वीकली बॉन्ड होते हैं एंजाइम मॉलिक्यूल के साथ और उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं. एमाइलेज एक एंजाइम है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम क्लोराइड. ये जो एक्टिविटी करता है वो सोडियम क्लोराइड के प्रेजेंस में ही करता है, ठीक है. अदरवाइज अगर सोडियम क्लोराइड नहीं होगा तो वो रिएक्शन नहीं करेगा. और सोडियम के साथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि सोडियम हमारी बॉडी में इतना ज़्यादा होता है. नमक तो हम लोग खाते हैं, दैट इज सोडियम क्लोराइड. तो जितनी भी चीज़ें हम लोग खाते हैं, चाहे पानी पी रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, सबके अंदर सोडियम होता ही होता है. तो हमारी बॉडी में सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन वैसे ही ज़्यादा होती है, तो अमाइलेज की कभी डेफिशिएंसी हो ही नहीं सकती. ऐसा हो ही नहीं सकता कि अमाइलेज काम करना बंद कर दें, क्योंकि सोडियम इतना ज़्यादा है. ओके, नेक्स्ट इज इन्फ्लुएंस ऑफ इनहिबिटर एंड पॉइजन. तो इनहिबिटर और पॉइजन क्या होते हैं? तो जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास कोई एक एंजाइम है इस टाइप का, ठीक है, मैं ऐसे ही बना रहा हूँ. इसमें इसको मैं कंसिडर करता हूँ कि ये एक्टिव साइट है. एक्टिव साइट मतलब कि जहाँ पे रिएक्शन होगी, तो ये दिस इज योर एक्टिव साइट. अब ये एक्टिव साइट पे कोई कंपाउंड प्रोटीन आएगा या कुछ भी आएगा तो वो आके यहाँ पे फिट बैठेगा, अपना चेक करेगा कि उसकी शेप सही है या नहीं है. सही होगी तो वो रिएक्शन करेगा, सही नहीं होगी तो वो रिएक्शन नहीं करेगा. मुझे लगता है कि इसको मुझे थोड़ा अच्छे से बना के दिखाना चाहिए. तो फॉर एग्जाम्पल ये तुम्हारा है कोई एंजाइम, ठीक है. अब इस पे रिएक्शन होगी तो इस पे जो सबस्ट्रेट आएगा वो इस तरीके का आएगा, ठीक है. तो ये है एक्टिव साइट. एक्टिव साइट में कोई ना कोई मेटल आयन जुड़ा होगा. फॉर एग्जांपल जिंक ले लेते हैं, ठीक है. यहाँ पे जिंक है जो रिएक्शन करवाने की कोशिश कर रहा है. अब ये क्या आएगा, ये यहाँ पे अंदर फंक्शन ग्रुप है, ये यहाँ पे आके बैठेगा, देखेगा अटैच हो रहा है या नहीं हो रहा. अगर ये अटैच हो पाता है तो ये रिएक्शन कर लेगा. तो इसकी जो शेप है वो फिट बैठ रही है, ठीक है. तो कॉम्प्लीमेंट्री है, तो यहाँ पे रिएक्शन विल अकर. और अगर इसी में ही एक दूसरा सबस्ट्रेट आ जाए जिसकी शेप इस तरीके की है, ठीक है. तो ये तो एंजाइम है और ये सबस्ट्रेट है. सबस्ट्रेट कौन सा होगा, जिसके ऊपर रिएक्शन हो रही है. तो अब सबस्ट्रेट का जो शेप है वो अलग है, तो ये इसके अंदर घुस पाएगा, ये इसके अंदर घुस नहीं पाएगा. तो यहाँ पे क्या होगा, नो रिएक्शन, ठीक है. तो यहाँ पे जो सिलेक्टिविटी है, सिलेक्टिविटी इज बिकॉज ऑफ इज ड्यू टू अरेंजमेंट. सिलेक्टिविटी इज ड्यू टू, मैं की लॉक मैकेनिज्म लिख देता हूँ. की लॉक मैकेनिज्म और स्ट्रक्चर या यहाँ पे लिखिए शुड हैव कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर. ठीक है. अब जैसे तुम्हें पता है एक लॉक है, लॉक में अगर की जाएगी तो बहुत सारी की हो सकती है, लेकिन सारी कीज लॉक को नहीं खोल सकती. उसके अंदर जो होल है उसके लिए एक स्पेसिफिक की होगी, ठीक है. तो अगर वो की होगी तो ही लॉक खुलता है. अगर की नहीं लगेगी, कोई और की लगा रहे हो, तो वो लॉक नहीं खोलेगी. तो क्या होता है, ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर होता है. अंदर जैसे उसका स्ट्रक्चर है वैसे ही की का स्ट्रक्चर होना चाहिए. जो होल है उसके अंदर एकदम परफेक्टली फिट होना चाहिए, तभी वो जाके खोलेगी, अदरवाइज नहीं खोलेगी.
तो करोड़ों कीज लेके आ जाओगे, उसमें से क्या कितनी लगेगी, एक ही लगेगी, एक या दो या तीन मान के चल लेते हैं कि तीन चार लग जाएंगे, तो वो रिएक्शन कर सकते हैं। अगर कोई और मॉलिक्यूल आ रहा है जिसकी शेप ही अलग है, जिसकी की शेप ही अलग है, तो वो लॉक में घुसेगी भी नहीं, तो उस तरीके से कोई रिएक्शन वहाँ पे नहीं होगी। तो ये होता है एक्टिव साइट। तो एक्टिव साइट और जो सबस्ट्रेट होता है ये किस तरीके से चलते हैं, ये की लॉक मैकेनिज्म के हिसाब से चलते हैं कि इनका जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए। जब तक लॉक का स्ट्रक्चर की के साथ मैच नहीं करेगा तब तक रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। अब तो ये तो हो गई एक्टिव साइट, ठीक है। दूसरा क्या था, इनहिबिटर। इनहिबिटर कैसे काम करते हैं कि इनहिबिटर का जो शेप होता है ना वो कॉम्प्लीमेंट्री शेप होता है। अब ये था सबस्ट्रेट, ठीक है। अब एक एक आ गया इनहिबिटर, ठीक है। ये सबस्ट्रेट है, इनहिबिटर है। अब जो नीचे का जो पार्ट है ना इसका और इसका सेम ही है, तो ये क्या करेगा, इसके एक्टिव साइड पे जाके बैठ जाएगा। तो यहाँ पे ये इनहिबिटर ऐसे करके यहाँ पे बैठ गया। तो इनहिबिटर क्या करते हैं, ब्लॉक्स द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। तो एक्टिव साइट कौन सी साइट है, ऐसी साइट है जहाँ पे रिएक्शन होगी। अब जहाँ पे रिएक्शन होगी वहाँ पे पहले सबस्ट्रेट जाएगा, उसके साथ अटैच होगा, उसके बाद फिर वो रिएक्शन करेगा। लेकिन सबस्ट्रेट की जगह कोई ऐसी चीज़ चलेगी जो रिएक्शन नहीं करना चाह रही है और उसकी जाके साइट को बंद कर दिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास लॉक था और तुमने लॉक के अंदर कुछ घुसा दिया, ठीक है। अब तुम सबस्ट्रेट डालने की कोशिश करोगे या की डालने की कोशिश करोगे तो अंदर जाएगी नहीं। तो लॉक का अगर होल बंद हो जाएगा तो फिर लॉक तो किसी काम का नहीं रहा। तो इस तरीके से यही होता है कि इनहिबिटर क्या करता है, उसकी एक्टिव साइट को जाके वहाँ पे ब्लॉक कर देता है। अब ब्लॉक करने के बाद सबस्ट्रेट वहाँ पे घूमता रहता है, उसको जगह मिलती नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगी। तो इनहिबिटर और पॉइजन्स क्या करते हैं कि उसकी जगह को बंद कर देते हैं, उसकी एक्टिव साइट को बंद कर देते हैं, ठीक है। इनहिबिटर बहुत तरीके का हो सकता है, लाइक एलोस्टेरिक साइट पे जाके उसकी शेप चेंज कर दी, या अ, या परमानेंटली लॉक को खराब कर दिया, ठीक है। तो एग्जाम्पल है, जैसे इनहिबिटर और पॉइजन में डिफरेंस ये होता है कि इनहिबिटर क्या करता है, थोड़ी देर के लिए उसकी जो पोजीशन है उसको ब्लॉक कर देता है, ठीक है। बट पॉइजन क्या करता है, वो एंजाइम के ऊपर बैठ जाता है और फिर वो कभी वहां से निकलता ही नहीं है। नहीं निकलता तो बॉडी को क्या करना पड़ता है, वो देखती है कि एंजाइम तो खराब हो गया तो वो एंजाइम को मार देती है। तो इस टाइप का डिफरेंस होता है इनहिबिटर और पॉइजन में। इनहिबिटर लगता है 2 घंटे के लिए लगेगा, फिर वो वहां से निकल जाएगा थोड़ी देर बाद। बट पॉइजन क्या होता है, परमानेंटली अटैच हो जाता है। परमानेंटली अगर एंजाइम के एक्टिव साइट पे अटैच हो गया तो एंजाइम किसी काम का नहीं रहा। और मतलब क्या है कि जो ताला है उसके अंदर किसी ने कोई गलत चाबी घुसा दी और फिर वो चाबी टूट गई, तो वो जो चाबी घुसी घुसी रह गई, ठीक है, बाहर से टूट गई। तो अब वो ताला बेकार है, अब वो खुल नहीं सकता। तो क्या करेंगे, गेट को खोलने के लिए ताला तोड़ना पड़ेगा, उसको फेंक देना पड़ेगा, ठीक है। अब वो ताला किसी काम का नहीं। तो एंजाइम का भी यही हाल होता है कि एंजाइम के साथ अगर कोई पॉइजन अटैच हो गया तो वो ज़िंदगी भर के लिए अटैच हो जाता है। तो वो एंजाइम की पूरी एक्टिविटी ज़िंदगी भर के लिए ख़त्म हो गई। बॉडी देखती है कि एंजाइम बेकार है, अब ये कुछ काम नहीं कर सकता, तो फिर उसको मार के भगा देती है। सब इनहिबिटर्स के साथ क्या होता है, इनहिबिटर के साथ रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। पॉइजन्स के साथ रिएक्शन इरिवर्सिबल होती है, इनहिबिटर के साथ रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। वो आता है, बैठता है, थोड़ी देर के लिए परेशान करेगा, 2 घंटे 3 घंटे या एक दिन के लिए परेशान करेगा, उसके बाद फिर वो चला जाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है इनहिबिटर और पॉइजन्स में। The inhibitor of poison interact with the active function groups of the enzyme। तो ये जो इनहिबिटर और एंजाइम होते हैं, ये सॉरी इनहिबिटर और पॉइजन होते हैं, ये फंक्शनल ग्रुप, जो एक्टिव साइट पे जो फंक्शनल ग्रुप है उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं, ठीक है। एंड ऑफन रिड्यूस और कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय द कैटालिटिक एक्टिविटी। तो ये क्या करते हैं, जनरली एक्टिविटी को ही खत्म कर देते हैं उनकी, ठीक है। द यूज ऑफ मैनी ड्रग्स इज रिलेटेड टू द एक्शन ऑफ एंजाइम इनहिबिटर्स इन द बॉडी। अब देखो इस चीज को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। अब जो ड्रग्स होती हैं वो क्या काम करती है, ड्रग्स का जो काम होता है ना वो दो तरीके से होता है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास ये एंजाइम है, ठीक है, और वहां पे सबस्ट्रेट आता है और फिर वो रिएक्शन कर लेता है। अब हो क्या रहा है कि एंजाइम एक्सेस रिएक्शन कर रहा है, ठीक है।
एक एग्जाम्पल लेते हैं एसिडिटी का। जैसे एसिडिटी होती है, खाना ज़्यादा खा लिया या बहुत स्पाइसी खाना खा लिया तो एसिड रिफ्लक्स होता है, जलन होती है इसोफेगस में, फूड पाइप में। तो उसमें क्या होता है कि स्टमक में जो जितना ज़रूरी है एसिड बनना, उसके कंपैरिजन में और भी ज़्यादा एसिड बनना बनना स्टार्ट हो जाता है। तो उस केस में क्या होता है कि जो एंजाइम है वो ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस कर रहा है। एंजाइम क्या कर रहा है, ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस कर रहा है, और मुझे नहीं चाहिए कि ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हो, क्योंकि एसिड ज़रूरत से ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा तो रिएक्शन मेरे लिए अच्छी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, कुछ यहाँ पे ड्रग भेज देंगे। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पे एक ड्रग भेज दी। ये ड्रग का जो स्ट्रक्चर है वो इसी तरीके से होगा, ऐसे कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल ये मैंने ड्रग भेज दी। अब जो ड्रग का स्ट्रक्चर है और जो सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर है वो सिमिलर होगा, तो ये ड्रग क्या करेगी, एंजाइम के ऊपर जाके बैठ जाएगी। ठीक है, अब बैठ गई। अब जो सबस्ट्रेट है वो आएगा, उसको तो नहीं मिलेगी, जगह नहीं मिलेगी। जगह नहीं मिलेगी तो नो एसिड वुड रिलीज। ठीक है, अब कोई एसिड रिलीज नहीं होगा। अब कोई अगर कोई एसिड रिलीज नहीं होगा तो एसिडिटी भी नहीं होगी। तो हमारी जो ड्रग्स होती है ना वो दो तरीके से काम करते हैं। या तो अगर एंजाइम ज़रूरत से ज़्यादा काम कर रहा है तो उस काम को बंद कराया जा सकता है, या फिर अगर वो काम हो ही नहीं रहा है तो ड्रग जाके वो काम करवा देती है। तो ये पहला एग्जाम्पल हो गया कि इसमें ज़रूरत से ज़्यादा काम हो रहा था, जो एसिड है वो ज़रूरत से ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा था, तो हम लोगों ने दवाई ली और दवाई ने जाके जो ड्रग है वो बैठ गई प्रोटीन के ऊपर और प्रोटीन को इनएक्टिव कर दिया कुछ देर के लिए। ठीक है, तो दवाई खाई तो 1 या 2 दिन के लिए तुम्हें एसिडिटी नहीं होगी। फिर ये जो टारगेट है, ये ड्रग है, ये किस तरीके से एक्ट करिए, इनहिबिटर की तरह एक्ट करिए। ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद वो क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। दूसरा केस है डिप्रेशन का। फॉर एग्जांपल डिप्रेशन जैसे होता है, तो डिप्रेशन में क्या होता है कि कुछ हार्मोन न्यूरो, क्या बोलते हैं, मैं भूल गया उसको। ठीक है, कंसिडर करो कुछ सबस्ट्रेट निकलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स बोलते हैं। हाँ, तो एक एंजाइम है। अब दूसरा स्ट्रक्चर ले लेता हूँ। ठीक है, ये हमारा एंजाइम है, इसके ऊपर एक न्यूरोट्रांसमीटर आके बैठता है इस टाइप का, और जब ये न्यूरोट्रांसमीटर बैठता है तो हम लोग हैप्पी फील करते हैं। ठीक है, हमारा मूड अच्छा हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कुछ हम लोगों ने बहुत अच्छा देखा, कुछ कॉमेडी मूवी देखी, कुछ अच्छा सा चीज़ देखी, या कुछ हमारे साथ बहुत अच्छा हुआ, कुछ अच्छी न्यूज़ हुई, तो उस टाइम में हमें खुशी होगी। क्यों होगी, क्योंकि हमारा वो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, एंजाइम के साथ बैठता है और एंजाइम हमें बताता है कि अब हमें अच्छा फील करना है, तो हम अच्छा फील करते हैं अंदर से। लेकिन क्या होता है कि इसकी कमी हो जाती है न्यूरोट्रांसमीटर। कुछ जिन लोगों को डिप्रेशन की प्रॉब्लम होती है उनमें जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो ऑटोमेटिकली रिलीज नहीं हो रहा, तो वो उनके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है फिर भी वो डिप्रेस बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में फील गुड फैक्टर वाले जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनकी कमी हो गई है। तो जो दूसरा जो डिप्रेशन से है उसके पास ये जो सबस्ट्रेट है ना, ये नहीं आ रहे, ये बन ही नहीं रहे उसकी बॉडी में। तो ड्रग क्या करेगी, ड्रग आएगी, उसका स्ट्रक्चर भी क्या होगा, इसी टाइप का होगा। ठीक है, ये कोई ड्रग है और ये तुम्हारा सबस्ट्रेट था। तो ड्रग जो आएगी वो क्या करेगी, वहां पे थोड़ी देर के लिए बैठ जाएगी। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, सेम नहीं होगा, लेकिन उसके नीचे की जो साइड होगी वो सेम होगी। तो ड्रग बैठ गई, अब ड्रग बैठ गई तो वो वही काम करेगी, फिर वो बोलेगी बॉडी को कि इट नीड्स टू फील हैप्पी, तो वो उस टाइम खो जाएगा। तो जिनको डिप्रेशन होता है वो थोड़ा दवाई लेते हैं, दवाई लेके उनका मूड थोड़ा ठीक हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, और वो थोड़ा अच्छा फील करते हैं। ठीक है, या किसी की लाइफ में बहुत ही ज़्यादा बुरा हो रहा है तो अगर वो एंटी डिप्रेसेंट ले लेगा तो उसको वो नॉर्मल फील करने लगेगा, उसको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। सो ये जो हमारी फीलिंग्स होती हैं उनका जो इफेक्ट होता है वो न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से होता है। अगर हमारी बॉडी प्रॉपर्ली काम कर रही है तो हम लोग अच्छे से करते हैं, लेकिन अगर हमारी बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर्स कम है या कुछ नहीं हो रहा तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमें होती हैं। तो उस केस में क्या है, ड्रग ने क्या किया, सबस्ट्रेट हमारी बॉडी में नहीं बन रहा था तो रिएक्शन नहीं हो रही थी और हम लोग खुश नहीं हो रहे थे, तो ड्रग ड्रग ली हम लोगों ने। ड्रग जाके क्या करी, सबस्ट्रेट की जगह पे वहाँ पे बैठ गई। बैठने के बाद वी स्टार्टेड फीलिंग हैप्पी, और हैप्पी फील करने के बाद हमारा बॉडी का जो मेजर काम था वो हो ही रहा है। अब ये ड्रग क्या है, इनहिबिटर है। ठीक है, इनहिबिटर है तो ये क्या करेगी,
थोड़ी देर बैठेगी, 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए, उसके बाद इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी, ये चली जाएगी। उसके बाद फिर न्यूरोट्रांसमीटर की कमी हो जाएगी, फिर न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है, बॉडी न्यूरोट्रांसमीटर बना नहीं रही है, फिर डिप्रेशन फील होगा, फिर अगले दिन ड्रग फिर से लेनी पड़ेगी, तब जाके बेटर होगा। ठीक है, सो ये मैकेनिज्म जो है एंजाइम का और ड्रग का, ये 2 तरीके का है। ड्रग एक इनहिबिट भी करती है, एंजाइम को इनहिबिट कर रहे हैं। जो फर्स्ट केस में जो एसिडिटी वाला जो मैंने केस बताया, इसमें जो एंजाइम है, ड्रग है, वो एंजाइम की एक्टिविटी को रोक रही है। यहाँ पे जो ड्रग क्या कर रही है, वो एंजाइम की एक्टिविटी को कर रही है, क्योंकि हमारी बॉडी सबस्ट्रेट नहीं बना रही है। ठीक है, तो हमारी बॉडी 2 तरीके से बीमारियां कर सकती है, एक तो ज़रूरत से ज़्यादा काम करके, और एक जितना काम करना है उससे कम काम करके। ठीक है, तो ड्रग भी हमें इसी टाइप की लेनी पड़ती है, एक जो हमारा काम कर दे, उस एंजाइम को रोक दें, या फिर एक एंजाइम का काम स्टार्ट करवा दें। ठीक है, तो ये 2 तरीके की ड्रग इस तरीके से काम करती हैं, और दोनों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। मेजर बात थी कि ड्रग को हम लोग किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और ये एंजाइम्स की वजह से ही करते हैं। ठीक है, और मोस्टली जो प्रॉब्लम्स होती हैं हमारी बॉडी में, वो एंजाइम्स की वजह से ही होती है। ठीक है, अब एंजाइम का जो मैकेनिज्म है वो हम लोग देख लेते हैं। तो इसका जो मैकेनिज्म है ये होता है की लॉक मैकेनिज्म। ठीक है, तो जब ये है एंजाइम और ये है सबस्ट्रेट। ठीक है, जब तक एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है और सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर है कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा, तब तक एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ अटैच नहीं होता है। द वेरी फर्स्ट थिंग, तो एंजाइम क्या करेगा, सबस्ट्रेट के साथ अटैच होगा, और वो क्या करेगा, ईएस कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ये हमारा इंटरमीडिएट है या कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, जब ये दोनों एक दूसरे के अंदर फिट हो जाएंगे, ठीक है, जब पूरा एंजाइम सबस्ट्रेट को कवर कर लेगा, या सबस्ट्रेट एंजाइम के अंदर घुस जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री जब आ जाएगा, तब जाके एंजाइम क्या होता है, एक्टिव होता है, और एक्टिव होने के बाद वो सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करता है, और रिएक्शन को सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर देता है किसमें, प्रोडक्ट में। ठीक है, सो दिस इज योर की लॉक मैकेनिज्म। यही डायग्राम बना के आना, और इसी टाइप से डायग्राम बनाने के आना। ठीक है, सो ये जो मैकेनिज्म है ये 2 स्टेप में हुआ। पहले स्टेप में क्या है कि एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ क्या हो रहा है, बाइंड कर रहा है। ठीक है, और बाइंड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, क्या चाहिए, हमें चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर। अगर स्ट्रक्चर कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा तो एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन नहीं करेगा। जैसे मैंने पिछले वाले एग्जाम्पल्स में बताया, सेम ही चीज़ चाहिए। ठीक है, तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया, और कॉम्प्लेक्स जब बन जाता है तब एंजाइम एक्टिव होता है, एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करता है, और फिर उसको सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो और एंजाइम क्या होता है, रिलीज होता है। ये जो एंजाइम है ये फिर से जनरेट हो गया, और कैटलिस्ट क्या होते हैं, रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते हैं, और वो कम्प्लीटली फिर से रीजनरेट हो जाते हैं। रीजनरेट होने के बाद फिर से अब ये दूसरे सबस्ट्रेट के पास जाएगा, फिर से रिएक्शन करेगा, फिर तीसरे के साथ जाएगा, फिर चौथे के साथ जाएगा। जैसे कि बताया कि इतनी ज़्यादा एफिशिएंसी होती है कि ये मिलियन ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट कर सकते हैं 1 मिनट के अंदर, सिर्फ एक सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम। तो इनकी जो एक्टिविटी होती है वो ज़रूरत से ज़्यादा, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा नहीं, बहुत ही सही होती है। ठीक है, तो 2 स्टेप्स हैं। स्टेप 1 इज बाइंडिंग ऑफ एंजाइम टू सबस्ट्रेट, जिसके साथ E प्लस एस क्या बनाएगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या होगा, डिकम्पोज हो जाएगा E प्लस बी में। ठीक है, जो फर्स्ट वाला जो स्टेप है वो इक्विलिब्रियम वाला स्टेप है, कि जो एंजाइम और सबस्ट्रेट क्या मिलकर बना रहे हैं, ES कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। हो सकता है कि ES कॉम्प्लेक्स वापस टूट जाए, और टूट के वापस E प्लस एस दे दे। ठीक है, 90% ऑफ द केसेस में ये नहीं होगा, E प्लस एस हमेशा कंबाइन करके ES कॉम्प्लेक्स ही बनाएंगे, और ES कॉम्प्लेक्स अगर एक बार बना तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा ही होगा, क्योंकि एक्टिविटी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है एंजाइम की कि वो पहले स्टेप से वापस नहीं जाएगा। ठीक है, जब तक उसको सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं करते। तो 90% ऑफ द केसेस में जो फॉरवर्ड रिएक्शन है, ठीक है, जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसका रेट ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द बैकवर्ड रिएक्शन, तभी रिएक्शन 90% ऑफ द टाइम फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगी। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? ठीक है, तो अब हम लोगों को बेसिकली लास्ट टॉपिक पढ़ना है इसका, विच इज़ काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। तो एंजाइम कैटालिसिस क्या होता है, कैसे होता है, वो हम लोग को देखना है। ठीक है, इसमें एक ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, विच इज़ माइकलिस मेंटन मैकेनिज्म या माइकलिस मेंटन इक्वेशन। यही आएगा, और यही एग्जाम में तुम्हें पूरी लिख के ले जानी है। मतलब लिखनी है, वहाँ पे लेके नहीं जानी। ओके, सो अब इसमें जैसे मैंने तुम्हें बताया कि एंजाइम, अभी हम लोग की लॉग मैकेनिज्म देख रहे थे, तो हमारे पास 2 स्टेप होता है। एक एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन करता है, तो वो देता है ES एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, या इंटरमीडिएट कंसिडर कर लो। फिर ये जो ES है ये टूट जाता है
ई प्लस प्रोडक्ट में। ठीक है, तो ये दो स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप है और ये सेकंड स्टेप है। अब इसके हिसाब से हम लोग रेट निकालेंगे। ठीक है, तो लेट्स कंसिडर लेट एस नॉट एंड ई नॉट बी द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इन एंजाइम। ठीक है, तो हम लोगों ने पहली चीज लेट करी कि जो एस नॉट है इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट जितनी भी रिएक्शन में हम लोगों ने डाला है, एंड ई नॉट इज द टोटल एंजाइम जो रिएक्शन के लिए अवेलेबल है। ठीक है, तो 2 ग्राम एंजाइम लिया तो तुम्हारा ई नॉट क्या होगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज 2 ग्राम, और 100 ग्राम तुमने सबस्ट्रेट ले लिया तो 2 ग्राम एंजाइम के साथ तुम चाहते हो कि 100 ग्राम सबस्ट्रेट ऐड कर ले, तो एस नॉट क्या होगा 100 ग्राम और ई नॉट क्या होगा 2 ग्राम। सो द इनिशियल रेट ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज प्रोपोर्शनल टू द टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम। ये सब चीज़ें हम लोग बाद में बात करेंगे, हम लोग आगे आते हैं। तो हमारे पास दो इक्वेशन थी, ये मैंने लिखा ही हुआ है, मैं तुम्हें खुद करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो वी हैव टू स्टेप्स हियर। स्टेप वन इज E plus S is giving us ES, and this ES is decomposing into E plus P। ठीक है, साथ में हम लोगों ने क्या ले लिया, E नॉट इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एंजाइम एंड S नॉट इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ठीक, अब जो E नॉट है वो क्या होगा, E प्लस ES के इक्वल होगा। ये चीज याद रखनी है। जो टोटल, अब E क्या है, E है फ्री एंजाइम एंड ES क्या है, ES है एंजाइम एंड सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो अगर रिएक्शन हो रही, तुमने 2 ग्राम एंजाइम डाला तो हो सकता है कि 2 ग्राम का 2 ग्राम एंजाइम काम नहीं कर रहा है अभी। ठीक है, अभी रिएक्शन स्टार्ट हुई है तो उसमें से 1.5 ग्राम एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट कर रहा है और 0.5 ग्राम अभी भी एंजाइम बचा हुआ है। ठीक है, तो टोटल कितना होगा, टोटल तो हमेशा 2 ग्राम ले रहेगा, तो 1.5 ग्राम जो तुम्हारा एंजाइम कंबाइन कर चुका है और 0.5 जो फ्री है उसको जो मिला के जो टोटल इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तुमने एंजाइम डाला था वो तो 2 ग्राम ही था, तो वो तो हमेशा उतना ही रहेगा, जो टोटल कॉन्सेंट्रेशन है वो 2 ग्राम ही रहेगी, और वो डिपेंड करेगी कितना कंबाइन हुआ, कितना रिएक्ट कर रहा है और कितना फ्री है। ठीक है, तो ये हमें चीज़ पता होनी चाहिए। अब इसमें जो ये ई है ये तो फ्री एंजाइम है और फ्री एंजाइम होके ई एस दे देगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि ई और एस दोनों मिलके कम्प्लीटली ई एस दे दिया, नहीं तो जो टोटल कंसेंट्रेशन होगी, जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ई नॉट होगी वो हमेशा ई एस के इक्वल होती है। लेकिन ये रिएक्शन क्या होती है, उल्टी भी होती है, इक्विलिब्रियम में है तो हो सकता है ई एस टूट के वापस फ्री एंजाइम भी दे दे। तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा हो सकता है कि एंजाइम थोड़ा सा फ्री हो और थोड़ा सा कंबाइंड हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सारा का सारा एंजाइम रिएक्शन कर ही रहा है। ओके, सो दिस इज योर आवर फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, अब इसमें जो रेट है, रेट क्या होगा, हमारे पास इक्वेशन है E प्लस एस गिव अस प्रोडक्ट। ठीक है, इसको मैं ले लेता हूँ K1, ये है K-1 एंड दिस इज योर K2। तो रेट क्या होता है, रेट चेंज ऑफ प्रोडक्ट अपॉन dp इज इक्वल्स टू K2 ES। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट तो सिर्फ लास्ट वाली इक्वेशन में आ रहा है, तो इसका जो रेट लॉ लिखेंगे, रेट कांस्टेंट इनटू रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ES। अब तुम्हें पता है कि नाउ ES क्या है, ES इज इंटरमीडिएट एंड इट्स कॉन्सेंट्रेशन कैन नॉट बी मेजर्ड। इसकी कॉन्सेंट्रेशन मेजर नहीं कर सकते, तो रेट कैसे मेजर करेंगे, हम तो रेट मेजर नहीं कर पाएंगे। तो रेट को मेजर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा बताओ। हाँ, हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे। क्या बोलते हैं अंजलि स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, ऑफ एन इंटरमीडिएट, यस। ठीक है, तो ES है, ES तो इंटरमीडिएट है, तो ES इंटरमीडिएट है तो इंटरमीडिएट जितना बनेगा उतना वो डिकम्पोज भी हो जाएगा। तो वी विल यूज
स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, हम लोग स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन करेंगे फॉर इंटरमीडिएट ES। ठीक, मैं ज़रा इक्वेशंस लिखूँ। तो ये हमारी जो रेट है वो वाली इक्वेशन को हम लोग वन डाल देते हैं क्योंकि ये हमें फाइनल चाहिए होगी। तो ये होगी हमारी इक्वेशन वन, एंड दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इक्वेशन, इसको मैं इक्वेशन टू ले लेता हूँ। ठीक, अब आगे चलते हैं। तो जो हम लोग स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लेंगे इंटरमीडिएट का, तो ये क्या बोलेगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ES is equal to rate of decomposition of ES। जितनी तेजी से इंटरमीडिएट बनेगा उतनी ही तेजी से इंटरमीडिएट खत्म भी हो जाएगा। तो जो इंटरमीडिएट की कॉन्सेंट्रेशन है वो हमेशा ही कांस्टेंट रहेगी। तो अगर मैं इसको डी बाई डी टी ऑफ ES करूंगा तो वो कितना आएगा, जीरो के इक्वल आएगा। ठीक है, रेट चेंज उसका बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, अब इसके लिए क्या लिखेंगे, अब हमें देखना पड़ेगा कि ES कितनी इक्वेशन में आता है। तो पहले वाले इक्वेशन में फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में दोनों में आ रहा है, और लास्ट वाली इक्वेशन में भी ये आ रहा है, तो तीनों इक्वेशन में। ठीक है, तो पहले हम लोग प्रोडक्ट वाले पे साइड पे लिखते हैं। तो ES क्या होगा, K1E इंटू एस। फिर बैकवर्ड रिएक्शन करते हैं। बैकवर्ड रिएक्शन में ES क्या है, रिएक्टेंट है, K-1 ES है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, माइनस ऑफ K-1 ES। फिर इधर भी क्या है, रिएक्टेंट के फॉर्म में है, तो रिएक्टेंट के फॉर्म में है तो हमेशा माइनस लिखना पड़ता है, और यहाँ पे भी क्या हो गया, ES। ठीक है, ये जो हमारी इक्वेशन है ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। ये हो गई इक्वेशन थ्री। अब ये जो इक्वेशन थ्री बनाई है इसमें से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ES की कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं। ES की कॉन्सेंट्रेशन जो भी आएगी उसको हम लोग इक्वेशन वन में पुट करके माइकलिस मेंटेन इक्वेशन लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेकिन ये करते हुए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि चलो पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, पहले मैं ES की कॉन्सेंट्रेशन निकालता हूँ, फिर मैं इक्वेशन टू इधर पुट करके फिर से निकालूंगा, दो बार निकाला जाएगा ये। तो पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो K ES is equals to K1 plus K2 ES। ठीक है, दिस इम्प्लाइज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ES किसके इक्वल हो गई, K1 E अपॉन K1 प्लस K2। K1 नहीं है, K-1 है। ठीक है, तो ES की कॉन्सेंट्रेशन हमें मिल गई, इसको हम लोग यहाँ पे इक्वेशन उसमें रख सकते थे, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। तुम्हें दिख रही है कुछ प्रॉब्लम, बताओ। इसमें क्या है कि सबस्ट्रेट की जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है वो हमें पता है, लेकिन एंजाइम की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पता है, लेकिन एंजाइम की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ई नॉट है। और ई क्या है, ई इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम जो कि फ्री है। तो फ्री एंजाइम कितना है ये रिएक्शन में हम लोग पता नहीं लगा सकते। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि ये जो ई है इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है और ES कितना है ये नहीं पता हमें। हमें बस पता है कि टोटल हम लोगों ने कितना डाला था, तो कितना डाला था वो पता है, लेकिन ये जो E है ये नहीं पता कि फ्री कितना है। तो इसको अगर मैं यहाँ पे रखूंगा तो मेरे पास रेट में क्या आ जाएगा, कि ऐसी क्वांटिटी आ जाएगी जो मुझे पता नहीं है और जो मेजरेबल भी नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस E को भी हटाना पड़ेगा, और इस E को हटाने के लिए मैं कौन सी इक्वेशन यूज करूंगा, सेकेंड वाली। ठीक है, सो सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन
क्या? हाँ, वही वही तो यूज करेंगे। तो कहाँ पे थे हम लोग? सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 3। ठीक है, तो जो सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन क्या है? ई इज इक्वल्स ई नॉट इज इक्वल्स टू ई प्लस ई एस। ठीक है, इसको हम लोगों को वहां पे प्लेस करना पड़ेगा। तो इक्वेशन 3 क्या थी? जो डी डी ई एस अपॉन डी टी है, वो किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है, विच इज इक्वल्स टू के वन ई एस था ना, तो ई की जगह हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा? ए नॉट माइनस ई एस। ये इक्वेशन हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, तो ये हो गया ई नॉट माइनस ई एस, और इसके साथ क्या था? एस था ना। साइड में लिखता हूँ। ये है इक्वेशन 2, जिसको हम लोगों ने इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट किया। ठीक है, तो एक ये हो गया, विच इज इक्वल्स टू के माइनस वन प्लस ई एस प्लस के टू ई एस। यही थी ना इक्वेशन। अब हमारे पास ई एस तीन जगह पे कॉमन हो गया। मैं इसको इक्वेशन को फिर से करता हूँ। के वन ई नॉट एस माइनस के वन ई एस एस, विच इज इक्वल्स टू, ये वाली दोनों चीज़ें यहीं आ जाएंगी। फिर के वन ई नॉट एस इज इक्वल्स टू, इसको मैं इधर लेके जाऊंगा। ठीक है, तो और फिर ई एस को मैं कॉमन लूंगा। कॉमन लेने पे क्या आएगा? ये के माइनस वन यहाँ पे कॉमन आया, प्लस के टू कॉमन आएगा, प्लस यहाँ पे एस कॉमन आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज ई एस की जो वैल्यू है वो क्या है? के वन ई नॉट एस डिवाइडेड बाय के माइनस वन प्लस के टू प्लस एस। तो ये आ गया ई एस का वैल्यू। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? सिंपल जो हमारी मैथमेटिक्स है वही है। ये हो गया इक्वेशन 4। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन 4 हमारी आई है, इसको हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो इक्वेशन 4 को इक्वेशन 1 में करेंगे। इक्वेशन 1 क्या है? इक्वेशन है डी डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू के टू ई एस। तो बस के टू ही लगाना उसके आगे। तो हमारा जो रेट है वो किसके इक्वल हो गया? रेट इज इक्वल्स टू के टू, और फिर हम लोगों ने बाकी चीज़ें रख दी, के वन ई नॉट एस अपॉन के माइनस वन प्लस के टू प्लस एस। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन है। इसको मैं रेड कलर से, ये हो गया ओवरऑल रेट। ठीक है, काफ़ी अजीब सा है, लेकिन अभी ये इक्वेशन कंप्लीट नहीं हुई है। अब इसमें हम लोग करते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम लोग के वन से डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइडिंग एंड डिनोमिनेटर बाय के वन। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को के वन से करूँगा तो के वन यहाँ से चला जाएगा, और के वन कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। इधर के वन प्लस एस डिवाइडेड बाई के वन आ जाएगा। ठीक है, तो इसको इक्वेशन को हम लोग डिवाइड करते हैं। सेकेंड, कुछ गड़बड़ हो गई है यहाँ पे।
यहाँ का K1 छूट गया, इधर K1 है ऑलरेडी। ठीक, तो अब इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने पे हमें क्या मिलेगा, रेट इज इक्वल्स टू K2 E नॉट S डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2 K माइनस 1 प्लस K2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस S मिलेगा। ठीक है, इसी को हम लोग रीअरेंज करके हम लोग लिख देते हैं रेट इज इक्वल्स टू K2 E नॉट S डिवाइडेड बाय Km प्लस S। ये हमारी नई इक्वेशन है जिसको हम लोग बोलते हैं माइकलिस मेंटन इक्वेशन। तो यहाँ पे बेसिकली Km को हम लोगों ने क्या लिखा है, K माइनस 1 प्लस K2 डिवाइडेड बाय K1। सो इसको हम लोगों ने कंसिडर कर लिया कि ये हमारा माइकलिस मेंटन कांस्टेंट है। तो इसको इक्वेशन जो फाइनल इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन चल रही थी, 5, तो ये हो गई इक्वेशन 6 और ये इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं माइकलिस मेंटन इक्वेशन। ये है माइकलिस मेंटन इक्वेशन और ये जो Km है ये है माइकलिस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू है K माइनस 1। क्या, नहीं ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहाँ से दिख रहा है, क्या होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? तुम्हारी आवाज कट रही है, बोलो क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? समझ में नहीं आ रहा मुझे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है जो इक्विलिब्रियम की रिएक्शन में जो फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन को हम लोग लिखेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वो होता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की रिएक्शन के लिखेंगे के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड, और यहाँ पे इक्विलिब्रियम की इक्वेशन सिर्फ ए है, के माइनस 1। तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो K1 और K माइनस 1 है। तो यहाँ पे K1 और K माइनस 1 तो है लेकिन उसके साथ में K2 भी है, तो इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लोग नहीं बोल सकते। ठीक है, तो ये हो गया हमारा माइकलिस कांस्टेंट हो गया। अब इसमें क्या है कि अब इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ऑन फर्दर सिंप्लीफिकेशन अब सिंप्लीफिकेशन हम लोग कुछ केसेस लेके करेंगे। ठीक है, तो केस 1 क्या है, अब हम लोग इसमें केस ले रहे हैं कि जो ई नॉट है इस इज इक्वल टू ई एस। इसका क्या मतलब है, दैट ई हमारा है 0, मतलब फ्री एंजाइम कितना है, इज 0। हमारा जो फ्री एंजाइम है वो 0 है, मतलब ऑल द एंजाइम इज इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। तो जो सारा जो एंजाइम है वो रिएक्शन में इन्वॉल्व हो गया। ठीक है, तो तुमने 2 ग्राम कैटेलिस्ट लिया था, 2 ग्राम का 2 ग्राम पूरा रिएक्शन करने लग गया, तो जो तुम्हारे पास फ्री एंजाइम बचेगा वो कितना बचेगा, 0। और ऐसा एक केस जहाँ पे सारा का सारा एंजाइम रिएक्शन करने लग जाता है तो उस पॉइंट पे जो रेट होता है वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो एट दिस पॉइंट रेट वुड बी मैक्सिमम। उस पॉइंट पे रेट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो ई नॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई एस लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो अब मैं लिख लेता हूँ, रेट जो होता है, रेट क्या होता है, वी मैक्स के इक्वल होता है। वी मैक्स क्या है, वी मैक्स इज द मैक्सिमम रेट दैट
जो हम लोग एक एंजाइम की रिएक्शन में ले सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे हमने बताया कि एक जो मॉलिक्यूल है वो 1 मिलियन सबस्ट्रेट को 1 सेकंड में कन्वर्ट कर देता है प्रोडक्ट में। ठीक है, तो ये जो रेट है ये मैक्सिमम रेट है। ठीक है, जब सारा का सारा एंजाइम रिएक्शन करने में इन्वॉल्व हो जाए। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि हमारी इक्वेशन बन जाएगी K2E0। अब ये कहाँ से आई, ये मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, ये हमें पता है कि रेट हम क्या लिखते हैं, रेट इज इक्वल्स टू K2 ES था। ES क्या था, इंटरमीडिएट था। कौन सी इक्वेशन है, ये हमारी इक्वेशन 1 है। ठीक है, अब ES किसके इक्वल है, E0 के इक्वल है। तो E0 क्या है, टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम, और E0 तो हमें पता ही होती है कि रिएक्शन में हम लोगों ने कितना डाला। तो अगर मैं K2 जो सेकंड कांस्टेंट है उसको मैं एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन से मल्टीप्लाई कर दूं, तो जो रेट है वो होता है मैक्सिमम पॉसिबल रेट फॉर एन एंजाइम रिएक्शन। ठीक है, क्या है ये, मैक्सिमम पॉसिबल रेट फॉर अ एंजाइमेटिक रिएक्शन। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, पूरी डेरिवेशन करने का कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ फायदा हुआ, क्योंकि फर्स्ट ही इक्वेशन में हम लोगों ने कंसिडर कर लिया कि ई नॉट जो है, जो टोटल एंजाइम है, उस वो पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया ई एस सबस्ट्रेट में। सारा का सारा एंजाइम ने रिएक्ट कर लिया और वो इंटरमीडिएट में आ गया। ठीक है, तो उस पॉइंट पे इंटरमीडिएट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इनिशियल एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल हो जाएगी, और इनिशियल एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन हमें ऑलरेडी पता है, तो उससे हम लोग रेट निकाल सकते हैं। एंड दैट रेट इज द मैक्सिमम पॉसिबल रेट फॉर अ रिएक्शन। ऐसा ज़रूरी नहीं होगा कि पूरा टाइम वही रेट चल रहा है, रेट कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है, बट ये है कि हम लोग किसी भी एंजाइमेटिक रिएक्शन की कॉन्सेंट्रेशन देख के कि कितना एंजाइम मैंने लिया है, मैं ये अंज्यूम कर सकता हूँ या मैं ये बता सकता हूँ कि इस रिएक्शन का, इस एंजाइमेटिक रिएक्शन का मैक्सिमम रेट कितना जा सकता है, ये कितने मॉलिक्यूल्स को 1 सेकंड में कन्वर्ट या 1 मिनट में कन्वर्ट कर सकता है। तो मैक्सिमम पॉसिबल रेट निकालना हमारे लिए बहुत आसान है। सिर्फ एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन लो और उसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो और हमारा मैक्सिमम पॉसिबल रेट आ जाएगा। ठीक है, नाउ इस इक्वेशन को नंबर दिया मैंने इसे, इक्वेशन को इक्वेशन 6 थी ना, इसको मैं इक्वेशन 7 दे देता हूँ, और ये हो गई इक्वेशन 8। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 8 इन इक्वेशन 6। तो 6 इक्वेशन में हम लोग अगर ये पुट करते हैं, तो 6 क्या है, रेट इज इक्वल टू K2E0S डिवाइडेड बाई Km+S। इस इक्वेशन को मैं क्या करूँगा, ये जो इक्वेशन मैंने 8th वाली इक्वेशन निकाल ली है, जो वी मैक्स है, वी मैक्स क्या है, K2E0 के, और K2E0 यहाँ पे हमारा ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो मैं इसमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो रेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो रेट है वो हो जाएगा, रेट इज इक्वल्स टू वी मैक्स इंटू सबस्ट्रेट डिवाइडेड बाय Km+S। जो रेट है वो इसके इक्वल आ गया। अब नाउ ये इक्वेशन है जिसके दो केसेस बनेंगे, और वो हमें बताएगा कि एंजाइम की रिएक्शन होती कैसे है। ये हो गए इक्वेशन 9। ठीक है, तो ये हो गई हमारी फाइनल इक्वेशन जो हमें बताएगी कि रेट ऑफ इक्वेशन कैसे होता है। ठीक है, अब जो रेट है इसका ग्राफ मैं यहाँ पे प्लॉट करने की कोशिश करूँगा। मैंने यहाँ पे ले लिया रेट और यहाँ पे ले लिया सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब केस 1 हम लोग लेंगे, केस 1 व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इज वेरी वेरी लेस देन Km। जब सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है। ठीक है, सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन कम क्या है कि तुमने बहुत कम सबस्ट्रेट ले लिया, या इनिशियल की रिएक्शन एकदम इनिशियल स्टेट में है। ठीक है, तो तुमने 100 ग्राम तुमने सबस्ट्रेट लिया, लेकिन जो एंजाइम है वो धीरे धीरे रिएक्ट करेगा, एकदम से 100 ग्राम से तो रिएक्ट नहीं कर लेगा। तो जब एंजाइम रिएक्ट सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करने आएगा तो सबस्ट्रेट क्या होगा, बहुत कम होगा। तो उस पॉइंट पे क्या होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा होगा। कैसे होगा कि एस की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है एज कम्पेयर टू Km। जो सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू Km। तो जो रेट है वो कितना हो जाएगा, V max इंटू एस डिवाइडेड बाय Km।
ये हो जाएगा। ठीक है, हम लोगों ने बेसिकली क्या किया, हम लोगों ने नेग्लेक्ट कर दिया सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन इन कंपैरिजन टू के एम। ठीक है, के एम की वैल्यू बहुत बड़ी है और सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत छोटी है। ठीक है, अगर तुम रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा छोटे स्केल पे करना चाहते हो उस पॉइंट पे, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि रेट इज डिपेंडेंट अपॉन एस। ठीक है, ये तो रेट, ये जो मैक्सिमम रेट है और जो के एम है वो दोनों तो ही कांस्टेंट है। तो रेट क्या है, एस के ऊपर है, और यहाँ से हमें पता चल रहा है ये जो रिएक्शन है ये कौन सा ऑर्डर की है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो रिएक्शन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है, और वो सीधा सीधा ऐसे जाएगी। ठीक है, जब सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन कम है। केस टू अगर हम लेते हैं कि व्हेन सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा है एज कम्पेयर टू के एम। ठीक है, तो अगर सबस्ट्रेट कम है तब तो जो रिएक्शन होती है वो फर्स्ट ऑर्डर जाती है। तो ये जो ग्राफ आया वो ये आया फर्स्ट ऑर्डर। तो अब सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तब जो रेट होगा वो होगा वी मैक्स सबस्ट्रेट डिवाइडेड बाय सबस्ट्रेट। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया कि के एम को इज नेग्लेक्टेड इन कंपैरिजन टू एस। ठीक है, तो सबस्ट्रेट मैंने 2 किलो 3 किलो ले लिया। ठीक है, उस केस में क्या होगा, सबस्ट्रेट सबस्ट्रेट करेगा और ये आ जाएगा वी मैक्स के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेट है वो क्या हो गया, ये रेट हो गया कांस्टेंट। ठीक है, रेट क्या हो गया, वी मैक्स तो कांस्टेंट है, कोई वैल्यू है, तो यहाँ पे जो रेट है वो कांस्टेंट हो गया। और कांस्टेंट कितना होगा, मैक्सिमम रेट से जाएगा, तो उस पॉइंट पे ये जाके ये सीधा चला जाता है। तो जब कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है एस की, तो यहाँ पे देखो एस की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे 0 थी, और धीरे धीरे अगर छोटे स्केल पर रिएक्शन करोगे तो रिएक्शन का रेट फर्स्ट ऑर्डर से जाएगा। और जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन सबस्ट्रेट की बढ़ा दोगे, देखो 1 किलो 2 किलो सबस्ट्रेट की रिएक्शन तुम 2 ग्राम एंजाइम के साथ करोगे, तो उस टाइम पे सारा का सारा एंजाइम क्या होगा, इन्वॉल्व हो जाएगा सबस्ट्रेट बनाने में। और उस टाइम पे जो मैक्सिमम रेट आएगा वो वी मैक्स आएगा, और वही जो रेट होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक, तो इस पॉइंट पे जाके जो रेट होता है वो क्या हो जाता है, जीरो ऑर्डर हो जाता है। जो रेट है वो कांस्टेंट रहेगा जब सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, और जब सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन कम है तो वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर पे आ जाएगा। ठीक है, ये जो वैल्यू है वो किसकी है, रेट मैक्सिमम। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू वी मैक्स। इससे ज़्यादा रेट तुम्हें नहीं मिल सकता। ठीक है, ये मैक्सिमम रेट है। मैक्सिमम रेट कब होगा, जब सारा का सारा एंजाइम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रिएक्शन करने में हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा केस क्या है कि केस 3, एक स्लाइड और चाहिए मुझे यहाँ पे। केस 3 क्या है कि जब एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन किसके इक्वल हो, सबस्ट्रेट के ही इक्वल हो। ठीक है, सॉरी सॉरी, जब के एम की जो वैल्यू है वो सबस्ट्रेट के इक्वल हो। ठीक है, तो हमारे पास जो रेट है वो वी मैक्स इंटू सबस्ट्रेट डिवाइडेड बाय के एम प्लस एस है, रेट है। अब के एम की वैल्यू एस के इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, वी मैक्स एस डिवाइडेड बाय 2s, एस से एस कट गया तो वी मैक्स बाय 2। ठीक है, तो जब ये जो माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट है उसकी जो वैल्यू है और जो सबस्ट्रेट की जो वैल्यू है, जब दोनों सेम हो जाएंगे उस पॉइंट पे जो रेट होगा वो वी मैक्स का हाफ होगा। तो वी मैक्स ये है तो वी मैक्स का हाफ इधर होगा, और यहाँ पे एक पॉइंट आएगा जहाँ पे जो सबस्ट्रेट की वैल्यू है वो के एम के इक्वल होगी। टाइम ज़्यादा हो गया, ठीक है, चलो ख़त्म करते हैं, समझ हो गया। ठीक है, तो ये 3 केसेस हैं, और ये 3 केसेस के बेसिस पे हम लोगों ने बता दिया कि कैसे हम लोग ये सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो माइकलिस मेंटेन इक्वेशन है, इसके 3 केसेस हैं, ये पूरी की पूरी एज इट इज़
डेरिवेशन तुम्हें पेपर में लिख के लेके नहीं जानी, पेपर में लिखनी है, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग यही करते हैं, बाकी इसके थोड़ी सी चीज़ें हैं जो मैं कल बताऊंगा। बहुत कम है, टर्नओवर नंबर है, और एक आधा न्यूमेरिकल हम लोग देख लेंगे, उसको हम लोग कल करते हैं। क्या? हाँ, फर्स्ट ईयर की क्लास है। हाँ हाँ, सेम लिंक नहीं, मतलब तुम लेनी है तो तुम बैठे रहो।